हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाणी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और लगभग 100 क्वेश्चन से भी ऊपर ये क्वेश्चन है। वीडियो को आप बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें ताकि आपको हर एक प्रश्न की जानकारी मिल पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की? ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, सन दिया 1928। दूसरा ऑप्शन है एन जोशी, सन दिया है 1920। तीसरा ऑप्शन है एन रॉय, सन है 1920। और चौथा ऑप्शन है बी वाडिया, सन है 1918। तो इन और चारों ऑप्शन में से बताना है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो आइए इन चारों क्वेश्चन की पूरी डिटेल जान लेते हैं। एन जोशी ने 1920 में मुंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। ये आपको नोट कर लेना। अगर पूछा जाए कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ये भी आपको नोट कर देना है। अगर पूछ लिया जाए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उपाध्यक्ष, तो आपको नोट कर लेना है जोसेफ बैप्टिस्टा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे। अगर पूछ लिया जाए कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अन्य सदस्य या सीधे सदस्य कौन कौन थे, तो आपको नोट कर लेना है CR दास, VV गिरी, सरोजनी नायडू और जवाहरलाल नेहरू। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए 1929 में नागपुर अधिवेशन में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले कौन थे, तो आपको नोट कर लेना है जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे नोट कर लेना है जवाहरलाल नेहरू। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष 1928 में कौन चुने गए, तो आपको नोट कर लेना है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष 1928 में सुभाष चंद्र बोस चुने गए। नेक्स्ट ऑप्शन था जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस 1928। इसमें क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग दल का गठन किया था। ये आपको नोट कर लेना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग दल का गठन किसने किया, तो आपको नोट कर लेना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया। कब किया, 1928 में। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं MN रॉय। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल संगठन के पहले भारतीय सदस्य कौन थे, तो आपको नोट कर लेना है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल संगठन के पहले भारतीय सदस्य MN रॉय थे। कौन थे, MN रॉय। अगर पूछ लिया जाए कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, तो आपको ये भी नोट कर लेना है कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है 1920 में MN रॉय ने की थी। और कहाँ की थी, ताशकंद में की थी। कहाँ, ताशकंद में। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की, या रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो आपको नोट करना है MN रॉय थे। और रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना जो है 1940 में की गई। और 1925 में कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। किसने किया, MN रॉय ने किया। ये भी आपको नोट कर देना है। और ये भी आपको नोट करना है स्वतंत्र भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कम्युनिस्ट पार्टी के EMS नंबूद्रिपाद, जो केरल राज्य में 1957 में चुने गए। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो कम्युनिस्ट पार्टी के थे कौन थे, तो आपको ये नोट कर लेना है, ये थे EMS नंबूद्रिपाद। और किस राज्य में चुने गए, केरल राज्य में। कब, 1957 में। यदि आपको वीडियो की स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप सेटिंग में जाइए, वहाँ से स्पीड कम कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट, BP वाडिया। BP वाडिया 1918 से संबंधित। इससे संबंधित क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बनता है, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए देश के प्रथम मजदूर संघ मद्रास मजदूर संघ की स्थापना किसने की, तो आपको नोट कर लेना है देश के प्रथम मजदूर संघ मद्रास मजदूर संघ की स्थापना BP वाडिया ने की थी। और कब की थी, 1918 में। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर पूछ लिया जाए अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो ये थे महात्मा गांधी जी। और कब की थी, 1918 में। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किस शासक का वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, और गुप्त काल से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इन चारों ऑप्शन से रिलेटेड जुड़े हुए होंगे। आप अंत तक बने रहे। ऑप्शन दिए हुए हैं स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम। तो आपको बता दें, स्कंदगुप्त जो है ये जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित है और ये गुप्त वंश से शासक है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर पूछ लिया जाए गुप्त वंश को किस किस नाम से जाना जाता है, तो गुप्त वंश को जो है स्वर्ण युग, शास्त्रीय युग या क्लासिकल युग या पैराक्लीन युग या श्रेष्ठ कवियों का काल, इन नामों से गुप्त वंश को या गुप्त काल को जाना जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर पूछ लिया जाए गुप्त वंश के संस्थापक, तो ये गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आपको नोट कर लेना है गुप्त वंश के वास्तविक जो संस्थापक है वे चंद्रगुप्त प्रथम थे। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन कौन सी उपाधि धारण की, तो आपको नोट कर लेना है चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, और उन्होंने कौन सा संवत चलाया, चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है गुप्त संवत चलाया, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब नेक्स्ट बात कर लेता है समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त ने जो है कौन कौन सी उपाधि धारण की, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। समुद्रगुप्त ने जो है कविराज की उपाधि धारण करने वाला, एक तो ये यानी कविराज की उपाधि धारण की, संगीतज्ञ एवं विद्या का संरक्षक, वो भी समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। गुप्त काल में जो है संगीतज्ञ एवं विद्या का संरक्षक किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। और सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए भी दर्शाया गया है। गुप्तकालीन जो सिक्के हैं उसमें वीणा बजाते हुए किसे दर्शाया गया है, समुद्रगुप्त को, ये भी आपको नोट कर लेना है। और आपको अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, कौन सा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इसमें किसका वर्णन मिलता है, तो इसमें जो है समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन मिलता है, जो उन्होंने उत्तर से दक्षिण तक के जो क्षेत्र है उन्हें जीता था, उसका वर्णन मिलता है। अगर पूछ लिया जाए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक कौन है, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के लेखक है हरिसेन। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है, तो आपको नोट कर लेना है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और अगर भाषा पूछ ली जाए तो भाषा है संस्कृत भाषा। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए अशोक का जो स्तंभ है, ये प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है कहाँ लिया, अशोक के स्तंभ पर लिखे गए हैं। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है, अशोक जो स्तंभ है वो प्रयागराज में स्थित है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए दिग्विजय और धर्म विजय किससे संबंधित है, तो दिग्विजय और धर्म विजय जो है समुद्रगुप्त से ही संबंधित हैं। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि समुद्रगुप्त के प्रमुख दरबारी कवि कौन थे, तो वे थे हरिसेन, वसुबंधु और असंग। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा, तो आपको नोट कर लेना है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने कहा, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आपको नोट करना है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए इलाहाबाद अभिलेख में समुद्रगुप्त को धर्म प्रचार बंधु की उपाधि दी गई, यानी प्रश्न क्या बनेगा, धर्म प्रचार बंधु की उपाधि किसे दी गई, तो आपको नोट करना है समुद्रगुप्त को धर्म प्रचार बंधु की उपाधि दी गई। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए समुद्रगुप्त को धर्म प्रचार बंधु की उपाधि किस अभिलेख में दी गई, तो आपको नोट करना है इलाहाबाद अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण किसने दिया, तो आपको नोट करना है बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को जो संरक्षण है वो दिया है समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय। इससे संबंधित क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, एक तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय है इनके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, ये तो आपको नोट कर लेना है। चीनी यात्री फाहियान जो है भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन कौन सी उपाधि धारण की या कौन कौन से उपनाम थे, तो आपको नोट कर लेना है चंद्रगुप्त जो द्वितीय है इन्होंने जो है एक तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, परम भागवत की उपाधि धारण की, शशांक की उपाधि धारण की, देवराज, देवगुप्त और विक्रमांक, ये जो उपाधियाँ है चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर एग्जाम में चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न के विषय में पूछ लिया जाए, ऑप्शन दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में से एक थे, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन वहाँ पे आपको नोट कर लेना है कालिदास जो महाकवि हुए हैं,
धन्वंतरी ये चिकित्सक हुए हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चिकित्सक कौन थे? तो धन्वंतरी थे। खगोल शास्त्री कौन थे? वे वराहमिहिर थे। अगर कोषाध्यक्ष के विषय में पूछ लिया जाए तो वे अमर सिंह थे। अगर वास्तुकार के विषय में पूछा जाए तो वे शंकु थे। अगर ज्योतिषाचार्य के विषय में पूछा जाए तो वे छपनक थे। अगर पूछा जाए व्याकरणचारी तो वे थे वर रुचि। ये भी आपको नोट कर लेना। अगर जादूगर के विषय में पूछा जाए तो वे थे बेताल भट्ट जादूगर। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी क्यों किए या किस उपलक्ष्य में जारी किए, तो आपको नोट कर लेना है चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के जो सिक्के हैं शकों को पराजित कर चांदी के सिक्के जारी किए। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए दिल्ली स्थित महरौली स्तंभ किस धातु का बना हुआ है, तो आपको नोट कर लेना है दिल्ली स्थित महरौली स्तंभ जो है लोह धातु का बना हुआ है। और अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए दिल्ली स्थित महरौली लोह स्तंभ पर चंद्र का जो उल्लेख है, चंद्र का उल्लेख किससे जुड़ा हुआ है, तो वह है चंद्रगुप्त से जुड़ा हुआ है। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए चंद्रगुप्त द्वितीय किसके प्रति या किसका प्रेमी था, तो आपको ध्यान रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है कला और साहित्य का प्रेमी था। ये भी आपको नोट कर लेना है। अब नेक्स्ट आइए बात करते हैं कुमारगुप्त प्रथम की। यहाँ जो है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और इससे पहले भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है की स्थापना किसके शासनकाल के दौरान हुई या किस काल में हुई? गुप्त काल में हुई थी। ठीक है। और किसके शासनकाल के दौरान? कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है स्थापना हुई। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त या को ध्वस्त किसने किया, तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त जो है मोहम्मद गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने किया था। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था, औरंगजेब, मोहम्मद गोरी, अकबर, बाबर, तो आपको नोट कर लेना है बख्तियार जो खिलजी है मोहम्मद गोरी का सेनापति था और इसी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए नालंदा विश्वविद्यालय को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है प्राचीन काल में ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध, यानी गुप्त जो काल है कुमारगुप्त जो प्रथम है उनके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता था। ये भी आपको नोट कर लेना है। अब आइए गुप्तकालीन जो व्यावसायिक वर्ग हैं उनसे संबंधित कुछ शब्दावली है और वे किन के लिए प्रयोग होती है उनके विषय में भी जान लेते हैं। गुप्त काल में जो है अंतपीलक जो शब्द है वो तेली के लिए प्रयोग हुआ है। ये भी आपको नोट कर लेना है, एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न। भिल जो शब्द है ये प्रयोग हुआ है शिकारी के लिए। चमचाह जो शब्द है ये मोची के लिए प्रयोग किया गया है। कंकार जो शब्द है ये बर्तन बढ़ने वाला यानी बर्तन बढ़ाने वाला जो है ना, एक तरह बनाने वाला कहेंगे, जो वो है कसेरा उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है छिप वर्ग को कहा गया है। मृत्तिकार जो है कुम्हार को कहा गया जो मिट्टी के कार्य करता था, मिट्टी से बर्तन बनाने का काम करता था, उसे कहा गया है मृत्तिकार। अंतेवासी शब्द किन के लिए प्रयोग किया है? आचार्य का अधीनस्थ जो कर्मचारी है उसके लिए अंतेवासी शब्द प्रयोग किया गया है। ग्वार, इसे ग्वाला भी कहा जाता है, पशुओं को चराने वाला चरवाहा या गवाला उसे कहा जाता था गुप्तकाल में ग्वार। सूपकार, नेक्स्ट है इसमें सूपकार कहा जाता था रसोईया को, एक तरह से ये समझिए। निगम कहा जाता था शिल्पकारों का संगठन, जो शिल्पकारों का जो संगठन होता था गुप्तकाल में उसे निगम कहा जाता था। पटकार जो शब्द है वो जुलाहों के लिए प्रयुक्त होता था। कासवान जो शब्द है बाल काटने वाले नाई के लिए प्रयुक्त होता था। और सीवग जो शब्द है वो वस्त्र सीनने वाले दर्जी के लिए प्रयुक्त होता था। अपृहत जो शब्द है ये किस भूमि के लिए होता था? जंगली जो भूमि होती थी उसके लिए अपृहत शब्द प्रयोग होता था। वास्तु जो शब्द है, वास्तु जो भूमि है वो निवास योग्य जो भूमि होती थी उसके लिए वास्तु शब्द प्रयोग होता था। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं प्रसिद्ध गुप्तकालीन साहित्यकार और उनकी रचनाएं। सबसे पहले हैं साहित्यकार यहाँ पे गुप्तकालीन कालिदास, जो महाकवि भी हुए। तो कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? कुमार संभव एग्जाम में पूछी जा चुकी है, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, विक्रमोर्वश्यम और ऋतुसंहार। ये जो रचनाएं हैं ये कालिदास द्वारा लिखित रचनाएं हैं, ये भी आपको अच्छे से नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट है आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट के ये रचना लिखी है। डंडिन है
इन्होंने 10 कुमार चरितम, काव्य दर्शन, ये 2 रचनाएं लिखी है। नेक्स्ट है भारवी। भारवी जो कवि हुए हैं, रचनाकार कह सकते हैं आप, इन्होंने लिखी है किरातार्जुनियम। भारवी द्वारा लिखित रचना है, आपको नोट कर लेनी है। विशाख दत्त जो रचनाकार हैं, उन्होंने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये 2 रचनाएं लिखी हैं। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी है। वराह मिहिर ने वृहद जातक, लघु जातक, वृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका, ये रचनाएं वराह मिहिर ने लिखी है, ये भी आपको नोट कर लेना है। बाण भट्ट अष्टाध्यायी और अष्टांग भी कह सकते हैं आप, ये बाण भट्ट ने लिखी है। शूद्रक ने लिखी है मृच्छकटिकम। शूद्रक ने कौन सी लिखी रचना? मृच्छकटिकम, ये भी आपको नोट कर लेना है। महाकवि भास ने चारुदत्ता, स्वप्नवास वदत्ता और अरुभंग, ये रचनाएं महाकवि भास ने लिखी है। बाण ने हर्षचरित्र लिखी है और कादम्बरी लिखी है, ये भी आपको नोट कर लेना है। हर्ष ने कौन कौन सी रचना लिखी है? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। वात्सायन ने लिखा है कामसूत्रम और चरक ने लिखा है चरक संहिता। तो ये कुछ गुप्त काल से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। आप चैनल को शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का फ़ायदा हो, यदि आप उचित मानते हैं। फिर मिलता है नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।